नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्थिति। देखिए, आज मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। देव प्रकाश सिंह साहब, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट। लाइव स्थिति पर आप लगातार इन्हें देखते हैं, कानूनी मसलों पर हम इनसे रायशुमारी करते रहते हैं। और मेरे बाएं ओर सरदार अनिल सिंह साहब हैं। अनिल सिंह जी ये भी एडवोकेट हैं। और बड़ी बात यह है कि सहारा इंडिया के निवेशकों की लड़ाई लड़ते रहे कि उन्हें पैसा कैसे वापस मिले। देखिए, 2 दिनों पहले सहारा के चीफ, जिन्होंने अपनी शुरुआत बिहार के अररिया जिले से ही की थी, वहां जन्म हुआ था, फिर स्कूटर पर नमकीन बेचा करते थे और फिर पूरे देश को उन्होंने किस तरीके से क्या किया यह आपको पता है। तो सुब्रत राय साहब की मौत हो गई 2 दिनों पहले। इसके बाद उन्हें, उनके शव को अग्नि को भी समर्पित कर दिया गया। लेकिन सुब्रत राय की मौत के बाद ही पूरे देश में सहारा इंडिया के निवेशकों में एक निराशा है, एक हताशा है। सुब्रत राय जिंदा रहते हुए भी निवेशकों का पैसा कितना वापस कर रहे थे मुझे नहीं पता। केंद्र सरकार ने भी पहल की, अमित शाह ने बहुत बड़ी घोषणा की थी, उससे भी कितनी वापसी हो रही है। लेकिन निराशा और हताशा, 13 करोड़ निवेशक बताए जाते हैं सहारा की विभिन्न कंपनियों और सोसाइटी में। उन्हें लग रहा है कि मानो मेरा सब कुछ डूब गया। तो हम चर्चा यही करना चाहते हैं कि क्या सब कुछ डूब गया? सुब्रत राय चले गए, अब किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो हम सबसे पहले अनिल सिंह साहब के पास आते हैं। अनिल सिंह साहब, आप बिल्कुल सहारा के निवेशकों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। मुझे उस रात को भी आपने व्हाट्सएप किया था जब सुब्रत राय के निधन की खबर आई थी। तो आपके पास तो लगातार कॉल्स आ रहे होंगे, देश भर से कॉल्स आ रहे होंगे, क्योंकि जो बेचैनी हमने देखी है, हमने सुनी है, वह बेचैनी, निवेशकों की बेचैनी आपने और करीब से देखी और समझी होगी। तो क्या कह रहे हैं निवेशक? उनकी उम्मीदें क्या बिल्कुल टूट गई? जी, बहुत अच्छा प्रश्न। नमस्कार जी। लाइव सिटी और आपकी मीडिया को मेरा कोटि कोटि नमन और धन्यवाद है, मीडिया कर्मियों की। ये नो डाउट कि सहारा के मुद्दों को उठाने वाला पूरे भारत में कोई नहीं था। तब हमारे ज्ञानेश्वर जी, जो लाइव सिटी जो मीडिया है वो उठाया करती थी, उसका मैं एक विटनेस हूं। वो मैं ही शख्स था और वो लाइव सिटी ही थी जो इन मुद्दों को उठाया करती थी। और आज सुब्रत राय के गुजर जाने के बाद ये बहुत हाईली एक्सप्लोसिव ये सवाल है कि अब इन निवेशकों का क्या होगा। नो डाउट कि जो सहारा के जो निवेशक हैं उनमें गहरा रोष है, गहरी निराशा है। और कई लोग तो जिस रात उन्होंने, वो आधी रात 11-12 बजे उन्होंने सुना कि सुब्रत राय इज नो मोर, वो नहीं रहे, तो कई लोगों को हार्ट अटैक आए। वो सारे मैटर अब मीडिया में वायरल है, न्यूज़पेपरों में वायरल है। और नो डाउट कि सहारा के जो मुद्दे हैं वो एक गंभीर आर्थिक घोटाले का मामला है। जिस प्रकार आप अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला, या उसी तरह उसी कड़ी में हर्षद मेहता का घोटाला, उसी कड़ी का ये एक हिस्सा है सहारा का घोटाला। क्योंकि वो सहारा की जो डाटा है, अमित शाह के हिसाब से जो उन्होंने लोकसभा में जो दिया था जवाब क्वेश्चन आवर में, कि सोसाइटी से कितने निवेशक हैं, सोसाइटी के निवेशक सिर्फ 10,000 करोड़ हैं। नो डाउट 10 करोड़ ना? हाँ, सॉरी, 10 करोड़। हाँ, 10 करोड़ निवेशक हैं। उन निवेशकों के पैसे की यदि टैबलेटिंग की जाती है आज के डेट में, टोटल ऑडिटिंग की जाती है, तो आज के डेट में मूलधन, ब्याज और डिले फाइन अगर जोड़ा जाता है तो कम से कम वो 5 लाख करोड़ प्लस होगा। 5 लाख करोड़? यस। ये ऑडिटिंग का विषय है। जब ऑडिटिंग जनरल चाहे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीम है, वो लखनऊ हेडक्वार्टर में जाकर के छापा मारे और जाकर के इंक्वायरी कर सकती है कि कितने लोगों का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। और सहारा की जो बात है, बेशक सहारा के द्वारा लोग बहुत एजेंट और जमाकर्ता पौबारा भी हुए। पौबारा शब्द अपने आप में एक जुआरियों वाला शब्द कहा जाता है। इसी तरह का प्रलोभन सहारा के द्वारा मिला करता था। निवेशकों को कहा जाता था कि बहुत कम समय में आपके धन को हम 2 गुना, 2.5 गुना और 3 गुना करेंगे। ऐसी पॉलिसी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पैरा बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनियां जो सहारा भी आती है उसको मिला करता था। और ये पॉलिसियां मार्केट में आती थी। इसमें निवेशक फंसते चले गए। एजेंटों को कहा गया कि आपका कमीशन बढ़ा देंगे, टीडीएस आपको जो कटता है वो तो कटेगा 10.20%, लेकिन इसके अलावा इंसेंटिव, बोनस, ओआर और लॉटरी सिस्टम से आपको कई जगह, जो हमारा जो सहारा सिटी का जो होम्स है, इंक्लूडिंग एमबी वैली तक में आपको मकान देंगे, होंडा i10 कार देंगे, ऑल्टो कार देंगे। इस तरह के, ठीक है निशित साहब, ये तो पुरानी कहानी है कि जिस तरीके से किया गया। लेकिन सुब्रत राय के निधन के बाद जो निवेशक परेशान है
और केंद्र सरकार ने जो उम्मीद पैदा की थी। खैर, पहले सुब्रत राय के निधन पर ही आते हैं जी। तो क्या उन्हें बिल्कुल निराश हो जाना चाहिए? आप कह रहे कई लोगों को हार्ट अटैक आ गया। यस। तो क्या उन्हें अब बिल्कुल भूल जाना चाहिए कि सुब्रत राय होते तो कुछ वापस भी हो जाता? क्योंकि सारा कच्चा चिट्ठा वे ही जानते थे, कहां संपत्ति किसके नाम से ट्रांसफर की गई, किसके नाम आया। हमने देखा पटना में भी इतनी बड़ी संपत्ति थी, उसे बेच दिया गया, कहां पैसा गया किसी को पता नहीं। मुजफ्फरपुर में भी इतनी बड़ी संपत्ति थी, उसके कारण तो दो बड़ी बड़ी हत्याएं हो गई, समीर कुमार की, आशुतोष शाही की। तो क्या अब सुब्रत राय के निधन के बाद सहारा के निवेशकों को यह मान लेना चाहिए कि सब कुछ खत्म? नहीं, समाप्त नहीं हुआ है जी, बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है। ये सही है कि सुब्रत राय दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी पत्नी जो है स्वप्ना राय, उनके पुत्र सुशांतो राय, सीमांतो राय, ओपी श्रीवास्तव, बीके श्रीवास्तव और डीके श्रीवास्तव और ऐसे कई हैं जो कंपनी के आज डायरेक्टर, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग डायरेक्टर भी हैं, चेयरमैन भी हैं। और क्यूसॉप का जहां तक मैटर जो था, क्यूसॉप जो कन्वर्जन हुआ था हाउसिंग और रियल एस्टेट वाला, उसके शेयर होल्डर थी स्वप्ना राय, जो सुब्रतो राय की पत्नी और सुब्रतो राय खुद थे। अब देखना यह है कि कब निवेशकों के साथ इंसाफ होगा। सुब्रत राय तो नहीं रहे, सुब्रत राय को अन्नदाता लोग मानते हैं। रेलवे के बाद सबसे ज्यादा सहारा इंडिया कंपनी ने लोगों को रोजगार दिया, एज एजेंट ऑफिस खुले, उससे कई लोगों को रोजगार मिला, ऑफिस सिर्फ खुल जाने से। और जो कार्यकर्ता थे ऑफिस के और जो फील्ड वर्कर थे उनको भी रोजी रोटी मिला। लेकिन आज सवाल यह उठता है कि 2012 से वो सभी लोग जो ठगे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर का पालन नहीं हुआ 31 अगस्त 2012 का। उसमें सहारा मैनेजमेंट और सुब्रत राय खुद कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट झेल रहे हैं और झेलते हुए सहारा इंडिया के जो चेयरमैन और संस्थापक थे सुब्रत राय नहीं रहे नहीं। लेकिन अभी जो हमारे पास जो लेटर जो वायरल हुआ है कुछ ग्रुपों में, वो है कि ओपी श्रीवास्तव को बहुत से विभागों का प्रभार दिया गया है और ये जांच का विषय है। बहुत जल्द ये भी मीडिया में आ जाएगा कि अब जो पावर जो सुब्रत राय के पास रहा करता था, वो किन किन विभागों को हैंडल किया करते थे, वो अब किनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। चलिए अनिल जी, हम देव प्रकाश सिंह साहब के पास आते हैं। देखिए, निवेशकों में बेचैनी है, हताशा है, उन्हें लग रहा है कि सुब्रत राय चले गए, सब कुछ खत्म हो गया। आप इस मसले को समझते हैं, संपत्ति हस्तांतरण, संपत्ति पर अधिकार, तो क्या आपको लगता है कि अब निवेशकों को अब भी आशान्वित रहना चाहिए या सब कुछ स्वाहा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उनकी सारी कंपनियां थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड थी। कंपनी परपिचुअल एग्जिस्टेंस में होती है और शाश्वत होती है, कभी मरती नहीं है कंपनी। कंपनी में कभी एक व्यक्ति डायरेक्टर नहीं होता है, मेन डायरेक्टर चेयरमैन होता है। ऐसा नहीं कंपनी में बाकी एक आदमी चला गया तो कंपनी ही मर गई। धीरू भाई अंबानी तो एकाएक मर गए थे, तो कौन सा उनका शेयर होल्डर डूब गया? जो कंपनी की प्रॉपर्टी है, जो उनके कंपनियों के नाम पर है या जो उन सोसाइटी के नाम पर है, वो सब यथावत है, कुछ लेकर के यहाँ से नहीं गए, सब कुछ यहीं पड़ा हुआ है। अब एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, यह देश जो भारत देश है, इसमें कहीं न कहीं लगता है कि उद्यमशील लोगों के लिए बना ही नहीं है ये देश। इसलिए जितने युग पुरुष पैदा लिए यहाँ पर, उन्हीं के विरुद्ध हम पड़ जाते हैं। हम सुब्रत राय को एक मैवरिक पर्सनैलिटी मानते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा लंबा काम किया कि एक समय में उनके यहाँ फिल्मी स्टार और क्या नाम है वो जितने खिलाड़ी और जितने भी समूचे कैबिनेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अटल बिहारी वाजपेयी उनके गए थे बेटे की शादी में, जो उन्होंने 500 करोड़ के शादी लखनऊ में की थी, तो उतने लोग पहुंचे थे। वही शादी के बाद उनका जो गड़बड़ाया मामला, उसी के बाद चूंकि हम अभी भी लोगों को बोलते हैं कि शादियों में बहुत पॉम्प एंड ग्रैंडर नहीं करना चाहिए, लोगों की नजर पर चढ़ता है ऐसा मामला। हमारे हिसाब से जो भी वर्क उनका था वो सब साउंड बिजनेस फुटिंग पर बेस्ड था। अब आप बता दीजिए, अभी आज किसी बैंक को या किसी कोऑपरेटिव बैंक को रिजर्व बैंक कहे कि आपको हम डिलिस्ट करते हैं और आप अपने सारे लोगों को पैसे वापस कर दीजिए, कौन सा बैंक फेल नहीं करेगा? सरकार की जो कंपनियां हैं, चाहे वो BSNL हो, चाहे वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ उनका डिपार्टमेंट हो, चाहे उनका वो क्या नाम है FCI हो, आप अपनी कंपनी को तो रिहेबिलिटेट करते हैं, इतना 1000 करोड़ का मदद करते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूं कि जो UB ग्रुप के चेयरमैन थे विजय माल्या साहब, मात्र उनका 3000 करोड़ उन्होंने खुद लगाया था किंगफिशर कंपनी में, और बाकी उन्होंने उस बीच में 6-7 हजार करोड़ उन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट किया, और जब कंपनी गड़बड़ाई तो उनके ऊपर 6 या 7 हजार करोड़ का लोन था। अब मुझको बता दीजिए कि UB ग्रुप अगर रहता जहां वो बैठे हुए थे, जिसका चेयरमैन ब्रिटिश का दूसरे लोग बन गए, आज तक में इतना दिन में उसका 10 गुना टैक्स दे दिए होते गवर्नमेंट को। तो हमारा जो एटीट्यूड है व्यवसायी के प्रति,
एक जो उद्यमशील व्यक्ति है उसके प्रति एकदम निगेटिव है। जब भी घटनाएं घटती हैं तो लोग उनके अगेंस्ट चले जाते हैं। लेकिन देव प्रकाश सिंह साहब, अब मैं जगह मुझको आने दीजिए। तो अब इधर सरकार ने कहा कि जिनको ड्यूज है, सुप्रीम कोर्ट में ऑन एफिडेविट उन्होंने कहा कि 95% डिपॉजिटर का पैसा हमने वापस कर दिया, वापस कर दिया। 5% लोगों का पैसा केवल बचा हुआ था। तब भी सरकार ने कहा कि नहीं, उन्होंने सेंट्रल रजिस्ट्रार जो कॉर्पोरेट रजिस्ट्रार के समूचे नोडल ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसका उन्होंने पोर्टल खोला और कहा जिनका भी पैसा है वो हमारे यहाँ आके अप्लाई करें। उसमें ऐसा देखा गया कि 20,000 लोगों ने अप्लाई किया, मात्र 20,000 लोगों ने अप्लाई किया। 20,000 लोगों ने अप्लाई किया कि हमारा पैसा बाकी है। तो 20,000 लोगों में 17,000 लोगों का सेटलमेंट हो गया, उनका पेमेंट उसने दे दिया पूरा। और वो जो पेमेंट दिया है वो मात्र 138 करोड़ रुपया दिया है। 138 करोड़ में 17,000 आदमी का लोन सेटल हो गया। सरकार के पास जो पैसे पड़े हुए हैं वो लगभग 25,000 करोड़ पड़े हुए हैं। उनका जो फिक्स डिपॉजिट रिसीट बैंक में जो पड़ा हुआ है डिपॉजिट, वो लगभग 26,000 करोड़ पड़ा हुआ है। इसके अलावे भी 100, 150, 200 करोड़ जहां तक उनके पड़े हुए हैं। आपने भी कहा जमीन उनकी कहां बिक गई। किसी भी एक आदमी को इस ढंग से घेर करके बंद करके जो आदमी सृजनात्मक हो, काम कर रहा हो, और उसको आप उसमें विष डाल दीजिएगा तो कोई भी समंदर सुखा दीजिएगा इस चक्कर में। उनके सारी कंपनियां यही हैं, उनकी लायबिलिटी बहुत छोटी थी, उस लायबिलिटी को बढ़ा दिया गया। और जो इन्वेस्टर्स थे बहुत दिनों से, वो इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहे थे उनके साथ में। अगर उनको काम करने दिया गया होता, इस ढंग से पैनिक नहीं किया गया होता तो उम्र तो का 75 था, उस साल में मरना और जीना तो आदमी मरणशील प्राणी होता ही है, इसको बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो कहते हैं कि वो चले गए तो डूब गया, और रहते तो क्या हो जाता नहीं जो। लेकिन देव प्रकाश सिंह साहब, एक सवाल जो आपने उठा दिया, ये देखिए सहारा इंडिया के कामकाज के तरीके के बारे में। देखिए उन्होंने पब्लिक से पैसा लिया और पब्लिक को यह झांसा दिया कि आपका पैसा 4 गुना 5 गुना इस समय में बढ़ जाएगा। लेकिन उनके जो कारोबार थे वह कारोबार बिल्कुल सोमैन की तरह था। सहारा इंडिया, सहारा एयरलाइंस, सहारा मीडिया, जहां फायदे की उम्मीद नहीं थी, वहीं वे आम जनता से लिए गए पैसों को निवेश कर रहे थे। बिल्कुल। जमीनें भी ली। आपने पटना में ही देखा कि जो पटना मसौरी रोड है, इतनी बड़ी जमीन ली गई, वहां लोगों से पैसे लिए गए, किसी को जमीन नहीं मिली। तो उनके धंधे में झोल तो था, बिल्कुल। और इसी झोल के कारण वे, और देखिए हम कहते हैं चिट फंड, रिजर्व बैंक बार बार कहता है कि यदि 12% से ज्यादा ब्याज यदि आपको कोई दे रहा है तो उनके झांसे में मत फंसिए। तो आपने जो बात कही है मनवीर सिंह साहब से समझते हैं, ये कह रहे हैं कि सुब्रत राय तो ये कहा कर गए कि 95% इन्वेस्टर का हमने सेटलमेंट कर दिया। तो जब 13 करोड़ निवेशकों में 95% निवेशकों का सेटलमेंट हो गया, तब तो बहुत कम संख्या बच जाती है। आपको एक अपडेशन नहीं प्राप्त है कि जो 50,000 करोड़ रुपया बचा हुआ है उस पर सेबी ने लिख करके दे दिया है कि जो बचे हुए पैसे हैं जिस पर किसी का क्लेम नहीं है, और क्लेम है तो ट्रेसेबल हमारे यहाँ नहीं है। क्योंकि मान लीजिए आपके पास कोई पेपर खो गया, हमारे अकाउंट में नाम आपका लिखा हुआ होगा, ट्रेसेबल। जो सेबी तो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज संस्था है, उसने कहा कहीं उनके पूरे रिकॉर्ड्स में कहीं ट्रेसेबल अकाउंट हमको नहीं मिल रहा है, और उसने रिकमेंड कर दिया है कि बाकी जो पैसा हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अप्रोप्रिएट कर ले। जबकि ये गलत होगा, इसलिए गलत होगा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टर तो उसमें उसमें जो इन्वेस्टर्स है वो कह ये रहे हैं उसको आप रिपोजिटरी के रूप में रखिए, जमा रखिए, ताकि इन्वेस्टर्स का जो पैसा अभी नहीं आए, नहीं पता लगा, वो फिर बाद में आएंगे, उनको दिया जाए। लेकिन हो सकता है, हमेशा लग रहा है सेबी ने रिकमेंड कर दिया कि सारे पैसे को अप्रोप्रिएट कर लीजिए, उसमें लेजिस्लेशन उनको बनाना पड़ेगा और उसको वो ले लेंगे। अभी अब देखते हैं 7 साल तक कोई अकाउंट अगर नहीं होता तो रिजर्व बैंक पेमेंट आपका चला जाता है। अली सिंह साहब, आप बताइए, जो सुब्रत राय ने कहा था कि 95% सेटलमेंट हमने कर दिया, 5% ही तो बचे हैं, तो केंद्र सरकार के पास इतना पैसा पड़ा है, सभी को प्राप्त हो जाएगा। जी, मैं थोड़ा सा इसके इन डिटेल आपको जवाब देता हूं। देखिए, हाउसिंग डिवीजन और रियल एस्टेट का जो प्रोफेशन जो था वो आया था, उसकी जो पॉलिसी थी उसको कहा जाता था सहारा स्वर्ण योजना और रजत योजना। उसमें बहुत प्रॉब्लम आ गया। कुछ निवेशकों को कहा गया था प्रायोरिटी वाइज कि आप किस टाउन में कौन सा, आप किस टाइप का 2 BHK 3 BHK डक बंगलो टाइप का या एम्बे वैली में आपको मकान चाहिए। वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, मिल नहीं सका, हो नहीं सका। फिर उसको कन्वर्ट करा दिया गया, क्योंकि वो मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। मद्रास कन्वर्जन अपनी मर्जी से कर लेते थे कि निवेशकों की मर्जी से करते? जी, मैं बता रहा हूं, हर कंपनी जो खुलती है, आपकी बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, LIC है, कोई भी पैरा बैंकिंग नॉन बैंकिंग कंपनी, तो उसमें जो क्लाउज जो आते हैं कि कंपनी अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए कभी भी इसको प्री मैच्योरिटी तत्काल ऑर्डर पास करते हुए विवेकाधिकार के पावर से उसको पेमेंट दे सकती है, और दूसरी अन्य पॉलिसी में निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए उसको इन्वेस्ट कर सकती है। तो यह सुओ मोटो इसी तरह से संज्ञान लेते हुए हाउसिंग और रियल एस्टेट की जब हालत जब आई, जब डगमगाने लगा ऑन द फ्लोर, ये मैटर सेबी और सुप्रीम कोर्ट का जब मुद्दा हो गया,
तो सुब्रत राय सहारा और मैनेजमेंट ने कहा कि आप जो सम्मानित निवेशक करता है, जमा करता है, आप मेरे पास आते थे, आपको मैं हमेशा आपको जो हम वादा करते हैं उसके हिसाब से आपको लाभ देते हैं कि धन दुगना करेंगे, तिगुना करेंगे, वो मैं मेरा पिछला रिकॉर्ड है देता हूं और आपको आगे भी देता रहूंगा। तो आप क्या कीजिए, हाउसिंग और रियल एस्टेट क्यूसॉप में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन उसमें एक झोलझाल था। झोलझाल क्या था? एज ए निवेशक, एज एजेंट, इसका मैं खुलासा कर रहा हूं। अच्छा, आप एजेंट भी थे? जी, मैं भूतपूर्व पहले एजेंट भी था स्टूडेंट लाइफ में, और एक लंबी अवधि तक हमने काम किया, और एक इन्वेस्टर भी रहे हम। तो हमने इस चीजों को बहुत करीब से देखा, इसके प्रूफ भी है मेरे पास में। हुआ क्या उस दौरान, होता क्या है सो मैं बता रहा हूं। जब कोई पॉलिसी को दूसरी पॉलिसी में जब इन्वेस्ट किया जाता है, या तो कंपनी के विवेकाधिकार के तहत जब आप प्रेशर में आ जाते हैं, उसके लोभ लालच में आ जाते हैं कि आपको दुगना से ज्यादा धन मिलेगा, या आप खुद अपने स्वतः संज्ञान लेते हुए इन्वेस्ट करते हैं, तो उस दौरान पहले वाली पॉलिसी को पेमेंट दिखलाया जाता है। तो पेमेंट के दौरान में सहारा ऑफिस में एक इनवॉइस छपता है, वो इंटर कॉरस्पॉन्डेंस पेपर होता है, और उसपे जो है सो कि सारा वो डाटा दिया जाता है अकाउंट और पॉलिसी से रिलेटेड। और उसके बाद यदि उसमें टीडीएस कटा तो टीडीएस का भी जिक्र होता है, कितना लोन लिया, कितना बचा है, इसके सारे जिक्र होते हैं, और ₹1 का रेवेन्यू स्टैंप लगा करके उसको पेमेंट दिखलाया जाता है। तो इसी तरह का ये जो री इन्वेस्ट वाला जो बंडल था, ये सैकड़ों ट्रकों में भर करके सेबी को दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में, जो क्यूसॉप की बात हमारे सर बोल रहे थे अभी जो मुद्दे आए थे। तो ये था। और होता क्या है कि किसी भी निवेशक को उसके चेक के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से, या कैश मोड में कभी वो पैसा मिलता नहीं है। ऑफिस में का रजिस्टर रहती है, उस रजिस्टर पे मेंटेन कर दिया जाता है, और निवेशक और एजेंट को वहां साइन कराया जाता है कि राउंड द टेबल आपको पेमेंट दे दिया गया, जो कि इनवॉइस में प्रूफ हो जाता है, और चेक मिलता नहीं है। और उस रजिस्टर पे नया जो पॉलिसी है उसका फॉर्म नंबर उसमें अटैच कर दिया जाता है, उसमें चढ़ा दिया जाता है, रिकॉर्ड कर दिया जाता है, और निवेशक को तत्काल तुरंत नए पॉलिसी की जो री इन्वेस्ट भी है उसकी रसीद मिल जाती है। ये इसका झोलझाल है सबसे बड़ा। और हाँ, नो डाउट कि आपने कहा कि आप एक एजेंट भी रहे, आप एक इन्वेस्टर भी रहे, और देखिए अभी देव प्रकाश सिंह साहब ने कहा कि इतना पैसा तो अब रखा हुआ है सेबी के पास। तो आपको क्या आपका पैसा वापस मिल गया? अमित शाह ने भी ऐलान किया कि जिनको पैसा वापस लेना है वो इस तारीख तक, या जो यह स्कीम है, पोर्टल है, उस पर आप अपनी जानकारियों को अपलोड कीजिए। क्या पैसे वापस हो रहे, इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। बहुत सही सवाल जी। और हमारे मित्र जो हमारे हैं वकील साहब, इन्होंने भी बहुत अच्छी बातें कही है। मैं इस मुद्दे पे आता हूं। देखिए, नो डाउट कि सुब्रत राय दुनिया छोड़ के गए, कंपनी में अभी भी बहुत से लोग हैं, लोगों की आस्था वहां टिकी हुई है और टिकी रहेगी जब तक कंपनी चल रही है, क्योंकि एक व्यक्ति चला गया दुनिया छोड़ के, कंपनी साथ में लेकर के नहीं गया। और रही बात जो पैसे हैं, वो आज भी सहारा सेबी वाले अकाउंट में वो पैसे पड़े हुए हैं। उसमें वो अमाउंट भी थे जो हाउसिंग रियल एस्टेट डिवीजन के जो पर्सनल खातों का जो अमाउंट था वो सहारा सेबी फंड में डाला गया। आप तो 5 लाख करोड़ की बात कर रहे थे, यहाँ तो 40,000 करोड़ है। जी, और मेरे पास कुछ ऑर्डर भी पड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखला सकता हूं। उसमें क्या था कि जो सहारा से भी विवाद में जो ऑर्डर आया था कि 24,000 करोड़ सुब्रत राय आप जमा कर दीजिए, आपको पेरोल पे छोड़ा जाता है माता जी के डेथ के बाद में, वो 2-3 किस्तों में आया, 15,000 समथिंग कुछ करोड़ का है वो अमाउंट जो जमा है। वो चूंकि पेमेंट नहीं हो सका, और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते आज 24-25,000 करोड़ आज हो गया। आज सहारा सेबी के उस अकाउंट में, उसको दुनिया जानती है कि सेबी के पास वो पड़ा हुआ है। मेरे वकील साहब ने सही कहा, पड़ा हुआ है उसी में। लेकिन एक कड़वा सत्य है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में भी आया है, पिनाक पानी मोहंती का ऑर्डर है 18/9/2023 का, और उसके पहले के भी ऑर्डर है हमारे पास, वो पड़ा हुआ है, मार्च 2022 का ऑर्डर था। उसमें साफ साफ उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि 2,000 समथिंग कुछ करोड़ रुपया सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट से ट्रांसफर किया गया। तो यह सहारा सेबी वालों को पेमेंट देने गया। मतलब हुआ क्या, यहां झोलझाल क्या है जो सुप्रीम कोर्ट में पाया गया, मैं उस पर आ रहा हूं कि देखिए, हाउसिंग और रियल एस्टेट के पॉलिसी होल्डरों को कहां से पैसा मिलना चाहिए था? हाउसिंग और रियल एस्टेट के अकाउंट से मिलना चाहिए था, जो उससे जो जमा धन अर्जित था। लेकिन वो पूरा तो जमा हुआ नहीं जो आदेश था, उसमें मिला दिया गया सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो ये एक गलत बात है। और जब इंक्वायरी की बात आ रही थी कि बहुत लोगों ने कहा कि भाई इसमें गड़बड़ है, सोसाइटी के बहुत से पैसे एमबी वैली में लगा दिए गए हैं, तो हमारे पास कुछ वो ऑर्डर भी पड़े हुए हैं कि उसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी और हमारा इंडिया, ये 3 सोसाइटी के पैसे इलीगल वे में एमबी वैली में लगा दिया गया। ये दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर में आया है। नहीं, देखिए देव प्रकाश सिंह साहब, देखिए जो बात कही जा रही है, अनिल सिंह कह रहे हैं पैसा यहां का वहां लगा कर चले गए, निवेशकों को पता भी नहीं चला, या जो विवेकाधिकार उन्होंने प्राप्त कर रखा था।
तो वो झोल बट्टा तो किए हुए थे ही, लोचा तो किए हुए थे ही। और अब आप ही आज बता रहे थे कि आपके घर में भी लोग पूछ रहे थे सुब्रत राय चले गए, अब नहीं ना मिलेगा। हाँ हाँ, तो आप कह रहे हैं कि देखिए सुब्रत राय के रहते जब लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा था, तो सुब्रत राय के जाने के बाद प्राप्ति की कौन सी उम्मीद बची है वकील साहब? देखिए, कॉमन परसेप्शन पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट लोग हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, आपको हम बता दें, आपको याद भी होगा चूंकि आप खबरों से जुड़े हुए रहे हैं, सत्यम कंपनी का सिमिलर घटना था। उसने भी बहुत सारी जमीन ले ली थी और सत्यम कंपनी का फंड ट्रांसफर कर दिया। बिल्कुल, सत्यम घोटाला। आपके यहाँ बहुत ही समझदार प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने बहुत समझदारी से काम की और HDFC बैंक के जो चेयरमैन थे संपारिक, या नाम पूरा याद नहीं आ रहा है, पारिक साहब को और 2-3 आदमी का बोर्ड बना दिया और सत्यम कंपनी को उन्होंने कहा कि जाके देखिए, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि वहां फंड ज्यादा पड़ा हुआ है, लायबिलिटी कम है। और वो कंपनी जिसकी शेयर उस समय 150 से गिर करके 5 रुपये आ गई थी, 2 रुपया भी आ गई थी, और पारिक साहब ने लिया और उस कंपनी को फिर अभी महिंद्रा कंपनी टेक ओवर किया। आज उस कंपनी का शेयर चला गया 450 रुपया। किसी भी आदमी का 1 रुपया नहीं डूबा, कंपनी वैसे ही चल रही है, एम्प्लॉयमेंट वैसे ही चल रहा है। वो आदमी, नाम मैं भूल रहा हूं, वो आदमी जो वहां थे, उन्होंने कहा कि हम व्यापारी लोग, हम कोई लॉ पढ़ के नहीं आते, हम चार्टर अकाउंटेंसी पढ़ के काम नहीं करते। हमको लगा कि हमारी कंपनी, हमने फंड, आपका भी यहाँ कुर्सी उठा के यहाँ कुर्सी उठा करते, उनको क्या पता ये करना कौन से कानून में लीगल है। बहुत सारे कानून पढ़े हुए हैं आपके किताबों में। यस बैंक में भी यही हुआ था। यस बैंक में यही घटना घटी। अभी उदय कोटक ने कहा कि हमारे कंपनी में जिसने 2005 या 3 में 10,000 रुपया लगाया, आज उसका 10 करोड़ रुपया है। कितना % ग्रोथ हुआ। रिलायंस कंपनी में जिन लोगों ने शुरू में पैसा लगा, उनका भी फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर का ही मामला था, जिसमें उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। खैर बेचारे बच गए और आज देश को उन्होंने एक निधि दे दी। ऐसी घटना 1-2 नहीं है, हजारों घटनाएं हैं जहां फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर और सरकार भी काम करती। बिल्कुल, आपको याद होगा कि वो जो बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे बना था, उसमें उन्होंने 13,000 करोड़ का या 1,300 करोड़ का उन्होंने निकाला था इक्विटी, और उनको आ गया दुगुना, और सरकार ने रख लिया, हम दूसरा रोड बनाएंगे। सरकार भी करती है। तो कंपनी का चेयरमैन, कंपनी भी तो एक एंटिटी है, वो लीगल एंटिटी है। तो लीगल एंटिटी किसी आदमी, इतना पहले आप सोचिए कि इतना बड़ा संस्था बना देना, इतने लोग एम्प्लॉयमेंट देना, इतना बड़ा काम करना बहुत बड़ी बात थी। अब किसी को भी घबरा दीजिएगा, एकाएक पीछे कर दिएगा, तो घबराहट में गलत काम हो जा सकता है। उस आदमी के साथ मैं यही कहूंगा, चाहे वो हो विजय माल्या साहब हो, नीरव मोदी साहब हो, या इस ढंग के और भी लोग जो बिजनेस जिनका कैलेमिटी हुआ, ये डिजास्टर है आपकी कंट्री के लिए। कंट्री में बड़े डिजास्टर है, जो प्रकाश सिंह साहब कर रहे हैं। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं अनिल सिंह साहब से, जो लगातार लड़ रहे हैं, निवेशकों की बात सुनते हैं, निवेशकों के लिए मुकदमा लड़ते हैं, कि अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री ने जो घोषणा की, उसके बाद जो पोर्टल पर गए, जिन्होंने अपनी जानकारियां दी, क्या उन्हें पैसा मिलना शुरू हो गया? कोई परेशानी आ रही है? नहीं परेशानी आ रही है? उम्मीद की किरण है? कितना पैसा मिल रहा है? कितने दिनों में मिल रहा है? इसके बारे में भी आप विस्तार से बताएं। बहुत वाजिब जवाब है जी, और यह भी एक्सप्लोसिव मैटर भी है। अमित शाह को जो अन्य राजनीतिक पार्टियां वो कहती है जुमलेबाज नेता, जुमलेबाज पार्टियां, मैं भी कई लाइवों में कह दिया करता हूं कि वो एक जुमलेबाज नेता है। हमारी गाइडलाइन थी अमित शाह जी को, हमने कई पॉलिटिकल मंचों से और हमारी संगठन में रहते हुए, हम जब ऑल इंडिया जन आंदोलन के जब पार्टी प्रवक्ता थे और विधि विशेषज्ञ थे, या अखिल भारतीय जन कल्याण मंच में हम जो थे पार्टी प्रवक्ता और विधि विशेषज्ञ, या आज हम विश्व भारती जन सेवा संस्थान के आज हम पार्टी प्रवक्ता और लीगल एडवाइजर हैं सेल में, तो सभी संगठनों के साथ मिलकर के हमने क्या एक अभियान चलाया था कि भारत में जितने संगठन हैं जो इस तरह से ठगी पीड़ित कंपनियों से ठगे गए, वो शारदा है, PSEL है, रोज वैली है, कोई भी हो, और इस तरह का सहारा भी था। हमने मंत्रियों को कहा कि कम से कम सहारा के मैटर में आप हस्तक्षेप कीजिए। आज आप सिटिंग गवर्नमेंट है, आप चाहेंगे तो होगा, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट ने कहा था कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे, वो काला धन तो मिला नहीं, देश के अंदर ही जो धन का इधर उधर बंदर बाट हो गया और निवेशकों के पैसे डूबने लगे, उसको तो कम से कम आप रहते हुए निकाल दीजिए। सुब्रत राय की भी इच्छा थी, सब दिन रही है, कि हम अपने निवेशकों को, जो हमारे सम्मानित निवेशक हैं, जिनके बल पे कंपनी इतनी बड़ी हुई है और भारत में कई हजार लोगों को नौकरी मिली, रोजगार मिला, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नरेशन में, उनके साथ भी न्याय हो। मगर कहीं ना कहीं कंपनी में प्रॉब्लम रहा। अमित शाह का इंटरफेयर बहुत गलत ढंग से हुआ, ये पोर्टल एक झुनझुना साबित हुआ। यस, पोर्टल से लोग ठगे गए। अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय की हैसियत से सिर्फ एक वर्डिक्ट जारी करना था, एक ऑफिशियल गाइडलाइन देना था कि जो सहारा के निवेशक हैं, व्यवसाय, नो डाउट कि जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है CRCS, वो सोसाइटी की सारी व्यवस्थाओं को गवर्न करती है, वो देखती है, वो उनके एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो एक अथॉरिटी है,
सीआरसीएस के अपने आप में। उनको चाहिए था क्या, अमित शाह को एक गाइडलाइन देना था कि जितने भी जो सोसाइटी एक्ट से जितने गवर्न जो पॉलिसी होल्डर हैं, जिनका पैसा प्री मैच्योरिटी स्टेज में हो या मैच्योरिटी स्टेज में हो या मैच्योरिटी हो गया हो, या जो सोसाइटी एक्ट के तहत एक लॉ है कि अगर आपने सोसाइटी एक्ट में कंपनी खोल दिया जी देना चाहिए था, वो अलग बात है। मैं सीधा सवाल पूछता हूं कि जो व्यवस्था केंद्र सरकार ने की है उसके तहत निवेशकों को पैसा वापस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मिलने में क्या परेशानी हो रही है, मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, क्या पूछताछ की जा रही है? मिल रहा है पोर्टल से सिर्फ 10,000 मिल रहा है। 10,000 जी, यदि मेरा 1 लाख रुपए का निवेश है तो भी 10,000 मिलेगा। हाँ, चाहे आप जितना रहे, ये प्रॉब्लम है। और निवेशक बहुत ऐसे, मैं बता दूं, एक चाय दुकानदार को कहा जाता था कि 5 से 10 रुपया आप चाहे तो पर डे 5 साल के आरडी में खोल सकते हैं। तो अगर 10 रुपया और 5 रुपया भी जमा होता है तो 18,000 प्लस तो 5,000 में सिर्फ उसका मूलधन हो जाता है 5 सालों में। 5 सालों में उसके 5-10 रुपया इकट्ठा होकर के मूलधन हो जाते हैं 18-20,000। उस पर आप 9% ब्याज जोड़ लीजिए। तो अमित शाह जी जरा सा इसका जवाब दे दें एज अकाउंटेंट की हैसियत से, या उनके अकाउंटेंट जवाब दे दें कि क्या एक खाता को जब आप पेमेंट मोड में डालेंगे तो 10,000 किस तरह से पेमेंट करेंगे? क्या ये वित्त मंत्रालय और आरबीआई के डायरेक्शन का उल्लंघन नहीं होगा? हो क्या रहा है, जो सबसे मिनिमम है, जिनका की टोटल मैच्योरिटी शायद ही 10,000 है, उन्हीं लोगों को मिला है। और 99% लोगों का पोर्टल में डिफिशियंसी बता दिया गया है। उनकी संख्या है 1,04,00,000 प्लस। अच्छा, पोर्टल पे जिनको डिफिशियंसी 1,04,00,000 लोगों को लगा दिया गया जी। क्या कारण बताए जाते हैं? उनमें डिफिशियंसी के जो हमारे पास जो प्रूफ है, हमारे पास डाटा है, कई व्हाट्सएप ग्रुपों में हमारे पास वो डाटा आते रहते हैं। उसमें उनको बताया गया कि एक से ज्यादा आपके पास सोसाइटी का जो है मेंबरशिप आईडी है, तो आप प्रथम मेंबरशिप आईडी से जो है कि भाई इसको सारा डाटा यहां लॉगिन कीजिए। तो ये जो एक से ज्यादा जो सोसाइटी का जो मेंबरशिप है, ये देने वाला कौन था? सहारा इंडिया कंपनी। इसको देखने वाला कौन था? सीआरसीएस का मैनेजमेंट। तो ये सारा झोल झाल और सारी गड़बड़ी सीआरसीएस का मैनेजमेंट और सहारा मैनेजमेंट पे जाती है। अब रही बात, उसके बाद दूसरा जो कॉमन एक एरर है जो पोर्टल पे डिफिशियंसी करार दिया जाता है कि निवेशकों ने अकाउंट नंबर की जगह मेंबरशिप आईडी डाल दिया, मेंबरशिप आईडी की जगह रसीद नंबर डाल दिया। तो चलो वो तो आपने उसको मौका दिया, वो सुधार लेगा। कुछ और खामियां रह जाती है कि जो निवेशक हैं वो अपना पैन कार्ड नहीं डालते हैं, आधार कार्ड नहीं डालते हैं, जो सर्टिफिकेट है उसको स्कैन करके वो कॉपियां नहीं लोड करते हैं। तो ऐसे निवेशकों को डिफिशियंसी करार देना बिल्कुल कानूनी जायज है, मगर उनको चांस भी मिलना चाहिए। मगर दिक्कत क्या है कि जो लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं उस डिफिशियंसी के अगेंस्ट में, कि उनको जो नोटिस दिया जाता है, पर्टिकुलर आदमी को एसएमएस दिया जाता है, ऑटोमेटिक वो जनरेट है, वहां से एक सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक, तो वो जब चेक करते हैं तो उनका सारा डाटा सही पाया जाता है, मगर उनको भी पेमेंट नहीं मिलता है। और अब यह सवाल उठता है कि अमित शाह को या बीजेपी को या किसी मंत्री को अपने जेब से पैसा नहीं देना था। सहारा ने पैसे लिए थे, सहारा के पास पैसा है, सहारा मैनेजमेंट बार बार कहता रहता है, वो घोषणा करते हैं पेपर में, कुछ लेटर में अकाउंट होल्डर को, ऐसे लेटर हमारे पास भी है, चूंकि हम भी निवेशक रहे हैं। बार बार सहारा मैनेजमेंट ये कहता रहा है कि देनदारी से 3 गुना धन मेरे पास है। तो जब 3 गुना धन आपके पास है तो आपको देने में हिचक क्यों है और काहे है? इसका जवाब सहारा मैनेजमेंट को देना चाहिए। नहीं, मुझे एक और जानकारी मिली अनिल जी कि जिन लोगों ने बड़ा निवेश किया हुआ है, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, उनसे यह भी पूछा जा रहा है कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न दिखाइए। वाजिब सवाल जी, ये सवाल बनता है, मगर इसके लिए सीआरसीएस जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए इनकम टैक्स विभाग काम करेगा। अब ये सवाल तो बनता है, बैंक पूछता है क्या आपके पैसा कहां से लाए जब जमा करते हैं हम? तो नहीं, बैंक ये नहीं पूछता है कि आप 2 लाख कहां से लाए, 4 लाख कहां से लाए। वो आपका जो टीडीएस का जो मैटर है वहां टकराएगा, वहां आपको जवाब देना होगा। बहुत ज्यादा आपने जमा धन एक बैक आ गया तो शायद बैंक आपसे पूछ सकती है कि आप 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ कहां से आप ले आए। इन छोटे छोटे मुद्दों की बात की मैं बहुत कम शब्दों में जवाब दे दूं। सीआरसीएस का जो था मैटर, उसको क्या देखना था? अगर कोई एक निवेशक 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख दिखा रहा है, वो लॉगिंग कर रहा है कि हमारा सोसाइटी से हमारा लेनदारी बनता है, हमको चाहिए सहारा से, तो सीआरसीएस का क्या काम है? अगर लग रहा है कि 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ सोसाइटी में ही किसी पॉलिसी होल्डर का पैसा है, उसको सीधा ये कैसे इनकम टैक्स विभाग को रेफर करना था। इनकम टैक्स विभाग पूछेगी कि आपने एक डेट में 10 लाख कैसे जमा किया, 1 करोड़ कैसे जमा किया, 50,000 कैसे जमा किया, सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है, और आप क्या टीडीएस के दायरे में आते हैं? अगर आते हैं तो फिर आपने कितना रिटर्न किया है, ये उनका हिस्सा है। मगर सीआरसीएस इसमें गलत ढंग से हस्तक्षेप कर रही है, और जिन निवेशकों का सही है उनको भी 10,000 से ज्यादा नहीं मिलना है। तो नो डाउट अमित शाह ने बहुत गलत ढंग से आदेश दिया है। अमित शाह ने क्या किया? हम देवप्रकाश सिंह आपका पास, देवप्रकाश जी, ये करें 1 करोड़ 4 लाख लोगों के आवेदन जो है
डिफिशियंसी के नाम पर ठुकरा दिए गए। बिल्कुल। और जिनके बड़े निवेश हैं उनकी राशि भी सिर्फ 10,000 उन्हें प्राप्त दी जा रही है। और दूसरी बात, यह पूछने का हक कैसे उनको मिल गया कि, और ये 10 साल 20 साल 25 साल पुराना निवेश है कि आपने इतना पैसा निवेश क्यों किया। 25 साल पहले के बारे में पूछ रहे हैं कि आप इनकम टैक्स रिटर्न दिखाइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है इसमें कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है जी। एक तो किसी व्यक्ति विशेष माननीय गृह मंत्री को बोलना कि उन्होंने कमिटमेंट किया तो एकदम ही गलत होगा। इसमें इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार इन्वॉल्व है और सेबी इन्वॉल्व है। और सेबी एक ऐसी मानक संस्था है जिस पर केवल देश के लोग नहीं पूरे विश्व के लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि पूरे फॉरेन इन्वेस्टर भी सेबी को देख के ही आप कहीं आ रहे हैं। सेबी ऑटोनोमस बॉडी है, सेबी सबका हिसाब किताब रखती है। अब इन्होंने जो कहा टीडीएस की बात, आपको बता दें कि 2.5 लाख रुपए तक जिनका इनकम सालाना है उनको ना इनकम टैक्स भरना है, ना उनके पैसे में टीडीएस कटेगा। कट रहा है, फॉर्म 15 जमा करेंगे, टीडीएस कटना ही नहीं है उनको। तो 10,000 20,000 50 1 लाख की जो बात हो रही है, कोई भी क्लेम किसी का, उन्होंने कहा कि हमारे पास 20,000 क्लेम ही अभी तक आया है जो 31 मार्च 2023 तक है। उसमें मात्र 3,000 क्लेम को उन्होंने कहा कि उनका रिकॉर्ड ट्रेसेबल नहीं है, हमारे पास रिकॉर्ड्स में कहीं नहीं। मान आपका रिकॉर्ड ना भी हो, उनके पास ऐसे, मैं आपको खुद ही बता रहा हूं, अभी कोरोना काल में हमने कुछ डिपॉजिट एक आदमी को दिया था, उनका डेथ हो गया, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन जब हमने पैन नंबर डाला और सीबी पर डाला तो सारा रिकॉर्ड हमको आ गया नेक्स्ट डे कि आपका ये जमा यहाँ पर जमा है। सेबी के पास सारा रिकॉर्ड रहता है। और जब सेबी ने टेकअप कर लिया तो लोगों को उस पर इंतमाद होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और व्यक्तिगत अमित शाह और बीजेपी पर कोई कमेंट करना हमको नहीं लगता कहीं से भी कोई लॉजिकल मैटर है। जब इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है इस केस में और सेबी संस्था इन्वॉल्व है तो इसमें इलीगलिटी कहीं बात नहीं होती है। पैनिक ज्यादा हुआ है, तमाशा ज्यादा हुआ है। 4 कंपनियां थी, एक सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ था, दूसरी कंपनी सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल था, तीसरी कंपनी सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता था, सहारा स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद था। सवाल यह उठा था कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का, बहुत बड़े बड़े लोगों का जिनके पास रिकॉर्डेड मनी नहीं है, ब्लैक मनी है, उन्होंने सहारा में डिपॉजिट कर दिया। ये हंगामा हुआ था उसमें बहुत। यहाँ तो देखिए बेमतलब का बहुत सारा हवा उठता है। कंट्री र्यूमर की तो र्यूमर की फैक्ट्री है यहाँ पर। उसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपके पास पैसे हैं, लेकिन 1,00,000 1.5 लाख में किसी को नहीं पूछने जा रहा है आपका इनकम टैक्स रिपोर्ट दीजिए। आप जवाब दीजिए। देखिए फाइनल राउंड पे बहुत अच्छा जवाब इन्होंने कहा है, बहुत अच्छी बातें रखी है। अब मैं सहारा के 1-2 और छोटे छोटे नहीं बल्कि बहुत बड़ी गलतियों को मैं उजागर करने जा रहा हूं। जब किसी पॉलिसी होल्डर को जब री इन्वेस्ट किया जाता है या पेमेंट किया जाता है तो उस टाइम जो टीडीएस काटे जाते हैं उसके प्रूफ मेरे पास भी है, चूंकि एज ए इन्वेस्टर मैं भी हूं और मेरे पास वो प्रूफ है और इस वक्त फाइल में भी है जो मैं साथ लाया हूं स्टूडियो, वो मैं दिखला सकता हूं। तो आज तक सहारा इंडिया में जब से इनकम टैक्स विभाग का रूल लागू हुआ, जो इनकम टैक्स का जो स्लैब होता है कि 5,001 रुपया यदि आपको पेमेंट मिल रहा है तो आपका टीडीएस कटेगा, 5,000 तक यदि आपका जो मिल रहा है तो जो स्लैब है उसका हिसाब से आपको नहीं कटेगा। ठीक है, मैं सहमत हूं इस लॉ से। दिक्कत यहां यह है कि जब से सहारा इंडिया ने इन्वेस्टरों को पेमेंट के समय में या इन्वेस्ट के समय में जब टीडीएस काटा है वो आज तक इनकम टैक्स विभाग में जमा नहीं हुआ है। जी नहीं, ये सबसे बड़ा घोटाला। और दूसरा घोटाला यह है जो कि आरबीआई का जो गाइडलाइन है, वित्त मंत्रालय का जो गाइडलाइन है, हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से जो गाइडलाइनें दी जाती है कि 20,000 से ऊपर किसी को कैश पेमेंट नहीं देना है। 20,000 से ऊपर कैश पेमेंट दिखाया गया है और री इन्वेस्ट भी उसमें छपा हुआ है। उस ऐसे इनवॉइस मेरे पास है। ये इनवॉइस जो है सहारा के इंटर कॉरेस्पॉन्डेंस डॉक्यूमेंट हुआ करते हैं, ये मेरे पास अभी भी इस स्टूडियो में मौजूद है। तो ये 2 घोटाले हैं सहारा के अंदर में। अब मैं भारत सरकार को कहता हूं कि आप इन घोटालों की जांच के लिए हम जैसे निवेशकों से और हम जैसे लोगों से आप संपर्क करें, और आपको यदि यकीन हमारी बातों पर करना है तो करें, नहीं करना है तो प्रूफ हम देंगे। और आप एक साथ एक दिन एक समय में सहारा इंडिया के तमाम जोनल ऑफिस और हेडक्वार्टर में एक ही दिन छापा मारे, आपको यह प्रूफ मिलेगा। इनकम टैक्स का घोटाला 20,000 से ऊपर के जो कैश मोड में जो दिया गया है, ये मेरे पास तो बहुत से पीडीएफ में अभी भी मेरे मोबाइल में, और हम कुछ प्रिंट भी लाए हैं स्टूडियो। चलिए ठीक है, आपने घोटाला की बात कर दी। देखिए अंतिम सवाल हम पूछ लेते हैं देव प्रकाश सिंह साहब से, एक्सपर्ट करने। यदि अब ही किसी निवेशक को शिकायत है, चलिए पहले तो हम सुब्रत राय के खिलाफ मुकदमा करा देते थे, सुब्रत राय को जेल भी जाना पड़ा, सब कुछ हुआ। अब निवेशक किसके खिलाफ शिकायत करेंगे और किनसे उम्मीद करें? असली मुद्दा यही है पेमेंट की। सबसे बड़ी बात है कि जो क्रिमिनल लायबिलिटी थी उनके ऊपर वो तो सब एक्सटिंग्विश हो गई, सब खत्म हो गई। अब सिविल लायबिलिटी की बात है। लेकिन
अगर वो क्रिमिनल लायबिलिटी सोसाइटी जो कि लिमिटेड कंपनी है या कोई संस्था है उसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है, तो उसके जो कर्ता धर्ता होंगे वो केस चला जाएगा उनके ऊपर, क्रिमिनल लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, एक बात यह देखा जाएगा कि जो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो लड़का का नाम बता रहे थे, अगर उसमें से कुछ फंड उनके पास कहीं पर्सनल भी आया होगा, उधर भी सरकार बढ़ेगी आगे। लेकिन एक बात लोग को ध्यान रखना चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस उसमें लग गई हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार और सेबी, इस पर लोग इंतमाद रखें। अब जैसे इन्होंने डिपॉजिट में टीडीएस पेमेंट में लगता है, डिपॉजिट में टीडीएस नहीं लगता। जब आप कोई चीज जमा कर रहे हैं तो कहीं आप पेमेंट भुगतान कर रहे हैं, तब एक टैक्स डिडक्शन एट सोर्स फॉर इनकम, नॉट फॉर एक्सपेंडिचर। आप कहीं जमा कर रहे हैं पैसा, आज तक कहीं जमा करने में पैसा आपको टीडीएस कटा है? टीडीएस तब कटता है जब कहीं से पेमेंट आपको मिलना, पेमेंट मोड में कटता है। उसमें भी अगर फॉर्म 15H आप दे देते हैं कि भाई हमारी इनकम 3.5 लाख रुपए से कम है, अब तो 4.5 लाख हो गया, कि 4.5 लाख से कम है, तो आपका एक पैसा नहीं कटेगा टीडीएस। यहां तक कि बड़ी बड़ी जो इन्होंने कहा 20,000 रुपए का जो लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन व्यक्ति के लिए है। कंपनी 1 करोड़ निकाल लेगी पर डे का, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको देखा खाली अकाउंट। लेकिन इस पैरामीटर का उल्लंघन हुआ है व्यक्ति वाइज। नहीं, व्यक्ति 20,000 वाला हो सकता है, इसके प्रूफ मेरे पास है अभी भी स्टूडियो में। व्यक्ति भी शादी ब्याह में अगर हम लोग कोई खर्च निकालते हैं कैश इन हैंड, उसमें कोई लीगल लिमिटेशन नहीं है, आपको वो शो करना कि हमने खर्चा निकाला। क्या हमारे आपके घर में शादी ब्याह हम लोग पैसा नहीं निकालते हैं लाख में? कौन रोकने जाता है आपको? बिल्कुल। और कौन आपका इनकम टैक्स 2015 का मेरे पास अभी भी इनवॉइस पड़ा हुआ है, जब इन्वेस्ट किया जा रहा था हाउसिंग और रियल एस्टेट को क्यूसॉप में, तो उस वक्त जो टीडीएस जो डिडक्ट किए गए थे उसके इनवॉइस मेरे पास प्रूफ है। आज तक उसकी समरी नहीं मिली, इंक्लूडिंग नहीं, मुझे सिर्फ नहीं मिला, भारत के किसी लोगों को नहीं मिला। इसका मुख्य कारण था वो टीडीएस कभी इनकम टैक्स विभाग में जमा ही नहीं हुआ। ये एक मुद्दा है। और सहारा इंडिया पर बात करनी, सबसे बड़ा मुद्दा पेमेंट का होना चाहिए। किसी भी तरह हस्तक्षेप करे सरकार, जो भी हो, कहीं से फंड जनरेट करे, निवेशकों को पेमेंट दिलाए। और चूंकि सहारा के पास काफी धन है, नो डाउट, उसको फिर जितना धन ये पॉलिसी होल्डरों को मिल जाता है उतना अपना वो सहारा से ले ले। मैं तो यही अपील करूंगा आज सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से। चलिए, तो सरकार को तो 50-60 हजार करोड़ मिलने जा रहा है सहारा से, जो ऑर्डर कर दिया सेबी ने, लेट द गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट द रेसिड्यू फंड ऑफ सहारा, उसमें 50,000 करोड़ रुपए पड़ा। ठीक है, चलिए, तो देखिए सहारा इंडिया का मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है और सुब्रतो राय साहब चले गए, लोगों की उम्मीदें कम हुई हैं, लेकिन देव प्रकाश सिंह साहब ने कहा कि उम्मीदें टूटनी नहीं चाहिए। और देखिए अनिल सिंह साहब ने भी कहा कि लड़ाई जो है वो चलती रहेगी। तो सहारा इंडिया की चर्चा हम कर, लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है, वो यूजुअल कोर्ट से मिल जाएगा पैसा। ठीक है, आप कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पोर्टल पर डिफिशिएंसी दिखाकर लोगों के आवेदन नकारे जा रहे हैं, वो अभी एक गंभीर मुद्दा है। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को, इसको आप वेरीफाई कर लीजिए। पोर्टल में सुधार होना चाहिए। कहा है मैं पोर्टल में अच्छे सुधार होना चाहिए। क्या उसमें आता, मैं खुद यूज करके बताऊंगा। ठीक है, तो यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखकर पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।